हेलो बच्चों, आप सभी का क्रैश कोर्स में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग रैखिक समीकरण पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि px प्लस क्यू आई इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड है क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। इक्वेशन 2, एक्स और वाई के लिए हल करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? चर का मान निकालना। तो आपके मन में आता होगा कि हल करना किसे कहते हैं, हल करने का रियल मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों, पहले समीकरण समझना चाहिए। समीकरण क्या होता है? समीकरण होता है समानता का कथन जिसमें कम से कम एक चर अर्थात अज्ञात राशि मौजूद हो, उसे हम समीकरण कहते हैं। तो समीकरण को पहचानने का नियम क्या होता है? बराबर का चिन्ह होगा, बराबर का चिन्ह के बाद कोई संख्या होगी, 0 हो या कोई अदर संख्या। अब इसमें एक्स और वाई चर का मान निकालना है। पी क्या है? एक्स का गुणांक है। क्यू क्या है? वाई का गुणांक है। और ये दो समीकरण का जो युग्म होता है इसको क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कहते हैं। तो आइए पहले सॉल्व करना शुरू करें हम। तो सॉल्व करने का 3 नियम आप जानते हैं: विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको विलोपन विधि से ही सॉल्व करते हैं। कौन सा विधि? एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में सॉल्व कैसे किया जाता है? तो जैसे यहाँ पर देखें, समीकरण 1 में x का गुणांक p है और समीकरण 2 में x का गुणांक q है। तो दोनों समीकरणों में x के गुणांक को इक्वल बना देंगे। इक्वल कैसे बनेगा? तो समीकरण 1 में q से मल्टीप्लाई कर देंगे और समीकरण 2 में हम p से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों में pq आ जाएगा। तब घटा देंगे, तो बराबर संख्या में से बराबर संख्या घटाते हैं तो क्या होता है? 0। इसी को तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है विलोपन विधि। तो इस तरह से जब हम घटा देंगे तो x वाला पद क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। रह जाएगा सिर्फ y में। तो y में मतलब एक चर में समीकरण हो जाएगा, तब सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए, समीकरण 1 में q से गुणा करने तथा समीकरण 2 में p से गुणा करके घटाने पर समीकरण 1 में p से गुणा करके नहीं, q से, समीकरण 1 में q से और समीकरण 2 में p से गुणा करके घटाएंगे। तो चलिए, p क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई। अब जब गुणा करना है तो पूरा समीकरण के यहाँ पर समीकरण 1 में कितने पद हैं? 3 पद हैं। तीनों पदों में गुणा करेंगे बच्चों। हाँ, तीनों पद हैं। किसी भी समीकरण में गुणा करने का तरीका है कि समीकरण के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में जितने भी टर्म्स हो, जितने भी पद हों, सभी में गुणा कीजिए। अब चलिए दूसरे समीकरण में गुणा कीजिए, तो पी क्यू एक्स हो जाएगा और माइनस पी स्क्वायर वाई हो जाएगा इक्वल्स टू पी इंटू पी प्लस क्यू हो जाएगा RHS में। अब हमको क्या करना है? घटाने पर घटा दीजिए। घटाने का नियम तो आप जानते हैं, जब दोनों प्लस चिन्ह है तो नीचे घटाओ का चिन्ह दे देंगे। और दूसरे टर्म में देखें माइनस चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? घटाने पर ये प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ देखें घटाओ हो जाएगा। पी क्यू एक्स माइनस पी क्यू एक्स, दोनों बराबर में से बराबर गया, 0 हो गया। अब दूसरा टर्म का देखें, क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई। तो इसका जोड़ कैसे होगा? तो दोनों में y है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई कॉमन छांट ले इक्वल्स टू q से p माइनस क्यू में पहले ऐसे ही लिखेंगे q इंटू पी माइनस क्यू, और यहाँ तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, तो माइनस p इंटू पी प्लस क्यू। दिस इम्प्लाइज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई।
इक्वल्स टू, और मल्टीप्लाई करें क्यू से। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगता है बच्चों, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या बंटन नियम लगता है। क्यू से ब्रैकेट में जितने भी दोनों टर्म्स हैं दोनों में मल्टीप्लाई होगा, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर होगा, फिर माइनस पी इंटू पी, तो क्या हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर, फिर माइनस पी से क्यू में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो पी क्यू माइनस पी इंटू क्यू माइनस पी क्यू। अब इसमें कटने वाला कौन सा है, कौन सा टर्म है, माइनस पी क्यू है यहाँ पर, प्लस पी क्यू, दोनों टर्म कट गए। दिस इम्प्लाइज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लीजिए, दो टर्म्स बचे हुए हैं, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस कॉमन लीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बच रहा है। और दोनों वाले ऐसे काट सकते हैं, डायरेक्ट भी काट सकते हैं। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। y का वैल्यू कितना आया, -1। अब क्या करते हैं हम, y के इस मान को समीकरण 1 या 2 दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। y के इस मान को समीकरण 1 में देने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो पी एक्स अब प्लस क्यू इंटू -1 इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। दिस इम्प्लाइज पी एक्स माइनस क्यू इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। अब क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू, हमें तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो चर का मान निकालना होता है, उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं और बाकी मानों को राइट साइड में ले जाते हैं। तो पी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू लेफ्ट साइड से राइट साइड चला जाएगा, तो माइनस क्यू लेफ्ट साइड में माइनस क्यू है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस क्यू हो जाएगा, तो राइट साइड में लिखें p माइनस क्यू प्लस क्यू। हाँ, एक बात याद रखें, अगर कोई नंबर जिसमें माइनस साइन हो लेफ्ट साइड में हो, इक्वल के चिन्ह के लेफ्ट साइड में हो, उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इंटू होगा तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का इंटू हो जाएगा। तो पी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू कट गया, सिर्फ पी एक्स इक्वल टू पी यहाँ लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज पी एक्स इक्वल टू पी से पी को काट भी सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या आया, 1। चलिए इसको आप घेर देंगे तो अच्छा लगेगा। यही आपका सोल्यूशन हुआ, एक्स का चर का जो मान होता है वही सोल्यूशन कहलाता है। चलिए अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, समीकरण युग्म दिया हुआ है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1 और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। अब इसे क्या करना है, वज्र गुणन विधि से हल करना है, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मतलब वज्र गुणन विधि, वज्र होता है, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि से इसे हल करना है। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए बच्चों दिए हुए समीकरण युग्म को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप में लिखते हैं। तो मानक रूप में लिखने पर, अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पर, मानक रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5y माइनस 1, जो कांस्टेंट राइट साइड में है, बराबर का चिन्ह के राइट साइड, उसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएगा, +1 था तो -1 हो गया। और दूसरे समीकरण में 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो आप समझ गए होंगे कि मानक रूप में कैसे लिखते हैं। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 ही क्या होता है, रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। अब आइए वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल करें, तो लिखेंगे हम वज्र गुणन विधि से। अब इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, हम x लिखते हैं, ध्यान देंगे, x लिखा, x बटा में, अब x वाले टर्म को आप उंगली से इसको बंद कर दें और उसके बाद क्या करेंगे, 5 इंटू -3, ध्यान देंगे 5 इंटू -3, अब -3 इंटू -1, तो 5 इंटू -3
3 इंटू -1, 3 इंटू -1 इक्वल्स टू -y लिखने की परिपाटी है, -y लिखेंगे और y वाले पद को हम इसको हाइड कर देंगे। तो हाइड करेंगे तो फिर डायगोनली आप मल्टीप्लाई कीजिए, x के गुणांक 2 को कांस्टेंट दूसरे समीकरण के कांस्टेंट टर्म -3 से तो क्या हो जाएगा, लिखें इसको 2 इंटू -3 माइनस चिन्ह, फिर चूँकि y तो हाइड है तो 2 जो दूसरे समीकरण में x का जो गुणांक है 2 उससे हम पहले समीकरण के कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, 2 इंटू -1 इक्वल्स टू, अब कांस्टेंट टर्म को हाइड कीजिए, कांस्टेंट टर्म -1 -3 दोनों को हाइड कीजिए। अब क्या लिखेगा 1/3 इंटू 2 -2 इंटू 5, 1/2 इंटू 3 -2 इंटू 5। समझ में आ गया होगा बच्चों, यही है वज्र गुणन विधि। x वाले पद को, x वाले टर्म को क्या करते हैं हम हाइड करते हैं, x लिखते हैं बटा में डायगोनली पहले समीकरण में y के कोफिशिएंट को दूसरे समीकरण के कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू -3 लिख दिया माइनस चिन्ह, फिर दूसरे समीकरण में y के गुणांक को पहले समीकरण के कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू -1 हुआ इक्वल्स टू -y, ये -y ही लिखना है। अगर मान लीजिए कि 3 चर में समीकरण रैखिक समीकरण होता है तो कैसे लिखते, x तो -y, यहाँ z लिखते, फिर -1। तो बच्चों अगर 3 चर में रैखिक समीकरण होता तो वज्र गुणन विधि से कैसे हल करते, xy -y/, z/, फिर -1/, मतलब प्लस माइनस इस तरह से होते जाता है। तो चलिए ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको हल करें, x अपॉन कितना हो जाएगा -6, अब माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस प्लस होता है, 3 1 जा 3 तो +3 इक्वल्स टू -y अपॉन 3 2 जा -6 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 2 जा कितना होगा 6 और -10, 6 माइनस 5 2 जा 10। दिस इम्प्लाइज x अपॉन 3 - 6 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा इक्वल्स टू -y अपॉन 2 - 6 क्या होगा -4 हो जाएगा इक्वल्स टू 6 - 10 कितना होगा -4, तो 1 अपॉन -4 5 3 जा। इसमें xy कितना हो जाएगा, हाँ तो xy कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। अब माइनस प्लस 3 1 जा +3 इक्वल्स टू -y अपॉन 3 2 जा -6 माइनस प्लस हो जाएगा +2 इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 -5 2 जा 10। दिस इम्प्लाइज xy कितना हो जाएगा 3 - 15 तो बच्चों हो जाएगा -12, तो सुधार लेंगे -12 x अपॉन -12 इक्वल्स टू -1 अपॉन -4 माइनस कैंसिल कर देंगे, y +4 हो जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन -4। अब ये 3 क्या है समानुपात हैं, तो पहला समानुपात और तीसरा समानुपात, क्योंकि तीसरा क्या है कांस्टेंट है, तो इस तरह से पहला और तीसरा लेंगे तो x का मान निकलेगा और दूसरा और तीसरा समानुपात को लेंगे तो y का मान निकलेगा। तो समानुपात 1 और 3 से x अपॉन -12 इक्वल्स टू 1 अपॉन -4। दिस इम्प्लाइज, अब ऐसा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x लिख सकते हैं आप, ऐसे कीजिए मल्टीप्लाई x इंटू -4 तो -4x लिखाएगा, -4x इक्वल्स टू -12 इंटू 1, -12 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा -12। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x इक्वल टू कितना होगा बोलिए -12 अपॉन -4, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 हो गया, x का वैल्यू 3 आ गया। आप इसको क्लियर लिख सकते हैं, x इक्वल टू
नीचे लिखें x इक्वल टू 3। इसको ऐसे करके रेक्टेंगल द्वारा घेर दें, अच्छा लगेगा। अब x का, हाँ, तो इसमें मान पुट नहीं करना है, क्या करना है, समानुपात 2 और 3 से, जो ऊपर समानुपात है x अपॉन -2l y अपॉन +4 और 1 अपॉन -4, तो हम क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा समानुपात लेंगे। तो y अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन -4। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4y इक्वल्स टू 4 इंटू 1, तो 4 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज y का वैल्यू कितना होगा, 4 अपॉन -4। कौन -4 कहाँ से, तो y का जो कोफिशिएंट होगा, y के बगल में जिस नंबर से मल्टीप्लाई है उसको y का गुणांक या कोफिशिएंट करते हैं, उसको हम क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए लेफ्ट से राइट की ओर ले जाएंगे। इधर इंटू है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब चलिए ये 4 है, 4y -4, चलिए 4 को कैंसिल कीजिए, -1 हो गया। तो इस तरह से y का वैल्यू -1 आया। तो इस तरह से हमने दोनों x और y दोनों का वैल्यू निकाल लिया, y का वैल्यू